तैयार रहिए, स्टार्ट। आखिर 5 दिन के गतिरोध के बाद संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही को लेकर सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष में सुलह हो गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर कांग्रेस समेत विपक्ष की संविधान पर चर्चा की मांग को सरकार ने मान लिया है। इसे सुखद संकेत कहा जा सकता है, क्योंकि संसद के शीतकालीन सत्र में पहले 5 दिन में सिर्फ 50 मिनट ही कामकाज हो पाया। यह तस्वीर यह सवाल करने के लिए काफी है कि आखिर हमारा संसदीय लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। हंगामा और शोरगुल अकेले इसी सत्र में हुआ हो ऐसा नहीं है। बीते 2 दशकों में हंगामा और बहिर्गमन एक तरह से संसद का पर्याय बन चुके हैं। फिर चाहे विपक्ष में कांग्रेस रहे, भाजपा या कोई और। गत 25 नवंबर से शुरू हुआ संसद सत्र 20 दिसंबर तक चलना है। इस दौरान सदन में 16 विधेयक पेश किए जाने हैं, जिनमें से 11 पर चर्चा होनी है। सत्र के पहले दिन से सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ था। विपक्ष अदानी, मणिपुर व संभल हिंसा पर चर्चा की मांग को लेकर अड़ा हुआ था। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन हमारी संसदीय प्रणाली में हंगामा और कार्यवाही बाधित करने को जगह भला क्यों होनी चाहिए। हमारे सांसदों को चुनने वाले करोड़ों मतदाताओं के मन में हर बार एक ही सवाल उठता है कि आखिर संसद अपनी भूमिका पर खरी क्यों नहीं उतर पाती। संसद किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि सबकी है। लोकसभा अध्यक्ष ने ठीक ही कहा कि सहमति असहमति लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन देश चाहता है कि संसद चले। चिंता इस बात की भी है कि हर बार संसद सत्र की शुरुआत से पहले होने वाले सर्वदलीय बैठक में सभी दल संसद चलाने पर सहमत तो होते हैं, लेकिन इस पर अमल शायद ही कभी हो पाता हो। इसके लिए दोषी किसको ठहराया जाए? सत्ता पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। मुद्दों पर टकराव पहले भी होता था, संसद में व्यवधान भी पड़ता था, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों पक्ष एक दूसरे की बात सुनते थे। लेकिन अब लगता है मानो शोरगुल मचाना ही सांसदों का काम रह गया हो। शीतकालीन सत्र में अब मात्र 16 दिन बचे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आगामी दिनों में सदन की कार्यवाही बिना बाधा के चलेगी। सांसद जब अपने अधिकारों को लेकर सजग रहते हैं तो उनकी बड़ी जिम्मेदारी दायित्वों के निर्वहन बोध और संसदीय मर्यादा बनाए रखने की भी है। पैरा एम्बुलेंस का जिक्र आते ही गंभीर मरीज को त्वरित उपचार की जरूरत भी सामने आ जाती है। इसीलिए एम्बुलेंस को सामान्य वाहनों से अलग श्रेणी में रखा जाता है। जान बचाने के जतन कहीं बाधित न हो जाएं, इसलिए तमाम तरह के ट्रैफिक कानून कायदों से भी एम्बुलेंस को छूट दी जाती है। लेकिन क्या महज किसी वाहन पर उल्टे अक्षरों में एम्बुलेंस लिख देने से ही वह इस श्रेणी में आ जाएगा? कदापि नहीं। चिंताजनक तथ्य यही है कि एम्बुलेंस का लबादा ओढ़े सैकड़ों वाहन मरीजों की जान के दुश्मन बन गए हैं।
क्योंकि इनमें न तो ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था होती है और न ही दूसरे जीवन रक्षक उपकरण। हैरत की बात यह है कि 108 जैसी लोकप्रिय एम्बुलेंस सेवाएं निःशुल्क संचालित करने वालों तक को यह पता नहीं है कि निजी क्षेत्र में बड़ी संख्या में खुद के वाहनों को एम्बुलेंस बनाने वालों की जांच का क्या बंदोबस्त है। और तो और इन वाहनों का पंजीयन करने वाला परिवहन विभाग तक सिर्फ रजिस्ट्रेशन की औपचारिकता पूरी करता है, जबकि एम्बुलेंस के नाम से वाहनों का पंजीयन होने पर करों में अतिरिक्त छूट तक मिलती है। सरकारी तंत्र के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये का फायदा उठाकर बाकायदा एम्बुलेंस माफिया पनप गया है। अस्पतालों के बाहर ऐसे वाहनों की कतार और मरीजों के परिजनों से मोल भाव करते एम्बुलेंस चालक मिल ही जाएंगे। अस्पतालों में अपने प्रियजनों को गंवाने वाले यदि दूर दराज के हैं तो शव घर तक ले जाना भी काफी मशक्कत भरा होता है। कोरोना काल में शिकायतें मिलने पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने निजी एम्बुलेंस के लिए किराया सूची जारी की थी, लेकिन कितना अमल हो रहा है देखने वाला कोई नहीं। कुछ बड़े निजी अस्पतालों की एम्बुलेंस को छोड़ दें तो अधिकांश एम्बुलेंस में ऑक्सीजन, पैरामेडिकल स्टाफ जैसी कोई सुविधा होती ही नहीं। इनमें अधिकांश वाहन टैक्सी की तरह ही हैं, जो सिर्फ सामान्य मरीजों को लाने ले जाने में ही सक्षम हैं। कई निजी एम्बुलेंस में तो सीट के नीचे ही लीक होने पर जानलेवा बनने वाले एलपीजी व सीएनजी सिलेंडर तक होते हैं। सरकार को निजी क्षेत्र में एम्बुलेंस के नाम पर ऐसी खानापूर्ति पर अंकुश के ठोस कदम उठाने होंगे। स्टॉप।